कहानी की शुरुआत में हमें मॉरिस नाम का एक चालाक और शातिर चोर दिखाया जाता है जिसे बैंक चोरी के मामले में पुलिस पकड़ चुकी होती है और अब उसे उम्र कैद की सजा के लिए दुनिया की सबसे सिक्योर जेल मानी जाने वाली अल्कट्रस भेजा जा रहा होता है। अल्कट्रस कोई आम जेल नहीं थी, इसे समंदर के बीच एक छोटे से आइलैंड पर बनाया गया था जहां से अगर कोई कैदी जेल तोड़कर बाहर भी निकल आए तो भी भाग पाना नामुमकिन था, क्योंकि चारों तरफ फैला पानी उसका रास्ता रोक लेता था। इसी वजह से इस जेल को दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल का दर्जा मिला हुआ था और यहाँ सिर्फ दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को ही रखा जाता था। लेकिन अब इस जेल की सख्त पहचान ज्यादा दिनों तक कायम रहने वाली नहीं थी, क्योंकि इसी जेल में एंट्री होने वाली थी फ्रैंक मॉरिस की, जो पहले भी कई बार जेल से भाग चुका था। हालांकि इस बार मॉरिस थोड़ा परेशान था, क्योंकि ये जेल बाकी जेलों से कहीं ज्यादा सिक्योर थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसका इरादा साफ था, उसे किसी भी हाल में और जितनी जल्दी हो सके इस जेल से एस्केप करना था। जेल में कदम रखते ही मॉरिस के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि यहाँ से किसी तरह भागना है। इसी बीच उसकी सिर से पैर तक पूरी तलाशी ली जाती है और फिर उसे एक सेल में बंद कर दिया जाता है। तभी एक गार्ड आकर तंज भरे अंदाज में कहता है, वेलकम टू अल्काट्राज। और यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। अचानक एक बेल बजती है और सभी सेल के गेट अपने आप खुल जाते हैं। अफसर कैदियों को बाहर बुलाते हैं, क्योंकि इस जेल का डिसिप्लिन बेहद सख्त है, जहां कैदियों को सफाई काम और तय समय पर सेल में लौटने जैसे रूल्स सख्ती से फॉलो करने पड़ते हैं। सभी कैदी एक जैसी यूनिफॉर्म पहनकर लाइन में लगते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचते हैं। वहीं मॉरिस के सामने लिटमस नाम का एक कैदी बैठा होता है। मॉरिस हैरानी से पूछता है कि उसे तो फोर्क ही नहीं मिला, अब वो नूडल्स कैसे खाएगा? जिस पर लिटमस उसे सीधा जवाब देता है कि ये तेरा घर नहीं है, जो मिला है चुपचाप वही खा ले। तभी वुल्फ नाम का एक बेहद खतरनाक कैदी मॉरिस को चिढ़ाने लगता है, जिससे जेल का लगभग हर कैदी परेशान था, क्योंकि वो अपनी दबंगई से सब पर हुकूमत जमाता था। इस जेल में एक से बढ़कर एक डेंजरस क्रिमिनल्स रखे जाते थे। इसी दौरान लिटमस मॉरिस से थोड़ा खाना मांगता है और मॉरिस अपनी पूरी प्लेट उसे दे देता है। तभी मॉरिस जब टेबल के नीचे झुककर देखता है तो उसे पता चलता है कि लिटमस खुद खाना नहीं खा रहा, बल्कि अपना खाना एक चूहे को खिला रहा है। रात के समय एक गार्ड मॉरिस को वार्डन के पास लेकर जाता है और जब मॉरिस वार्डन के ऑफिस में पहुंचता है तो वार्डन उसे साफ शब्दों में बताता है कि वो जानता है मॉरिस कितना शार्प माइंड और इंटेलिजेंट इंसान है, लेकिन अल्काट्राज में ये सब किसी काम का नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी उसके जैसे कई लोग यहाँ आ चुके हैं और कोई भी यहाँ से बचकर नहीं निकल पाया। वार्डन आगे समझाता है कि इस जेल में कैदियों को बेहद स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। 2 महीने में सिर्फ एक बार मिलने की इजाजत मिलती है और वो भी तब जब उसका मूड ठीक हो। इतना ही नहीं, वार्डन खुद एक बेहद सख्त इंसान है जो जरा सी गलती पर भी कैदियों को हार्श पनिशमेंट देने से पीछे नहीं हटता। वो मॉरिस को धमकी देते हुए कहता है कि अल्काट्राज से भागने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। जिस पर मॉरिस बाहर से शांत रहते हुए जवाब देता है कि नो सर, आपके रहते यहाँ से भागने की हिम्मत कौन कर सकता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि पहले ही दिन से मॉरिस के दिमाग में एस्केप की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। इसी बातचीत के दौरान मॉरिस मौका देखकर वार्डन का नेल कटर चुरा लेता है, जो देखने में भले ही एक छोटी सी चीज थी, लेकिन मॉरिस अच्छी तरह जानता था कि अल्काट्राज जैसी जेल में यही छोटा सा टूल आगे चलकर बहुत बड़ा काम कर सकता है। सेल में लौटते ही वो इस नेल कटर को अपनी बाइबल के अंदर छुपा देता है और अगले दिन बाथरूम में एक बार फिर वुल्फ मॉरिस को परेशान करने लगता है, लेकिन इस बार मॉरिस उसे छोड़ने वाला नहीं था। अब मॉरिस अपना असली रूप दिखाता है और वुल्फ को पकड़कर उसकी जबरदस्त धुनाई कर देता है। इस मारपीट के बाद पूरे जेल में मॉरिस का अलग ही रुतबा बन जाता है और बाकी कैदी उससे डरने लगते हैं। इसके बाद मॉरिस को लाइब्रेरी में काम सौंप दिया जाता है, जहां उसकी मुलाकात इंग्लिश नाम के एक आदमी से होती है, जो इस जेल का सीनियर कैदी होता है और जिसे 2 लोगों के कत्ल के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इंग्लिश अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा इसी जेल में गुजार चुका था और अल्काट्राज के हर कोने से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे जेल की हर छोटी बड़ी बात की खबर रहती थी और उसे ये भी पहले से पता होता है कि आज सुबह मॉरिस और वुल्फ के बीच लड़ाई हुई थी। इंग्लिश मॉरिस को कुछ किताबें देता है, जिन्हें उसे एक एक करके सभी कैदियों की सेल्स में पहुंचाना होता है। अगले सीन में एक खुली जगह दिखाई जाती है, जहां कैदी तरह तरह के गेम्स खेल रहे होते हैं। वहीं मॉरिस की मुलाकात डॉक नाम के एक आर्टिस्ट से होती है, जो अपनी पेंटिंग बना रहा होता है।
डॉक एक शांत, सीधा साधा और डिसेंट इंसान था जो कई सालों से यहाँ सजा काट रहा था। उसे पेंटिंग करने का बेहद शौक था और वो अपना ज्यादातर समय इसी काम में लगाता था। डॉक का मानना था कि अल्कट्रेस जैसी जेल में कोई भी इंसान पागल हो सकता है, लेकिन उसकी पेंटिंग ही वो वजह थी जिसके कारण उसका दिमाग अब तक नॉर्मल तरीके से काम कर रहा था। मॉरिस डॉक से उसकी पेंटिंग में बने फूल के बारे में पूछता है कि इसमें ये फ्लावर क्यों बना है, जबकि तुम्हारी शर्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर डॉक जवाब देता है कि ये उसकी खुशी है जो सिर्फ पेंटिंग में दिखाई देती है, उसके मन में नहीं। इसके बाद जब मॉरिस अपनी दाईं तरफ ऊपर देखता है तो उसे इंग्लिश नजर आता है। मॉरिस उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन उसके आदमी उसे रोक लेते हैं। तभी इंग्लिश इशारा करता है कि ये अपना ही आदमी है, इसे आने दो, और मॉरिस उसके पास जाकर बैठ जाता है। मौका मिलते ही मॉरिस सीधे अपने दिल की बात कह देता है और इंग्लिश से पूछता है कि क्या वो उसे यहाँ से एस्केप करने में मदद करेगा। ये सुनते ही इंग्लिश हंस पड़ता है और कहता है कि बेटा, ये सिर्फ एक जेल नहीं है, बल्कि हम सबकी कब्र है। यहाँ से बाहर निकलने का मतलब है पहले मरना, ताकि हमारी डेड बॉडी ही यहाँ से कब्रिस्तान तक जा सके। इंग्लिश आगे समझाता है कि मान लो तुम किसी तरह इन ऊंची दीवारों पर चढ़ भी गए, खतरनाक फेंसेस को क्रॉस भी कर लिया और किसी चमत्कार से सैकड़ों गार्ड से बचते हुए जेल से बाहर निकल भी आए, तब भी भागना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आगे फैला समुंदर तुम्हारा रास्ता रोक लेगा। इसलिए टाइम वेस्ट मत करो और चुपचाप अपनी सजा काटो, कम से कम जिंदा तो रहोगे। लेकिन मॉरिस अपने इरादे पर अड़ा हुआ था और वो किसी भी हाल में इस जेल से निकलना चाहता था। उसी रात एक अफसर मॉरिस को बताता है कि अगले दिन से उसे कैंपर्ट्री का काम दिया जाएगा और इसके बदले 1 घंटे के 50 सेंट मजदूरी मिलेगी, जिसे मॉरिस तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वहां उसे कोई ऐसा टूल मिल जाए जो उसके एस्केप प्लान में काम आ सके। अगले दिन मॉरिस लिटमस से पूछता है कि यहाँ से एस्केप करने का कोई रास्ता है क्या, जिस पर लिटमस मजाकिया अंदाज में कहता है कि ये तो बहुत आसान है, हर सेल में एक एयर वेंट होता है, उसी के जरिए छत तक पहुंचा जा सकता है और शायद वहां से भागने का मौका मिल जाए। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। तभी डॉक मॉरिस को सावधान करता है कि वुल्फ उसकी तरफ आ रहा है और अगले ही पल वुल्फ चाकू लेकर मॉरिस पर हमला कर देता है। मॉरिस अपना कोट हाथ में लपेटकर उससे भिड़ जाता है। इसी दौरान एक गार्ड बीच बचाव करने आता है, लेकिन वुल्फ उस पर भी चाकू से वार कर देता है, जिससे हालात बिगड़ जाते हैं और वॉच टावर पर मौजूद गार्ड फायरिंग शुरू कर देता है। तब जाकर दोनों की लड़ाई रुकती है। मॉरिस को तब एहसास होता है कि वॉच टावर पर भी गार्ड तैनात हैं और वो जेल की हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है। इसके बाद गार्ड्स मॉरिस और वुल्फ दोनों को डी ब्लॉक ले जाते हैं, जहां कैदियों को पूरी रात अंधेरे में रखकर टॉर्चर किया जाता है। जाते वक्त वुल्फ मॉरिस को धमकी देता है कि उसकी मौत उसी के हाथों होगी। उस रात मॉरिस को भयानक टॉर्चर झेलना पड़ता है और उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। 2 हफ्तों तक उस अंधेरे सेल में रहने के बाद उसे वापस उसके सेल में लाया जाता है, जहां लिटमस अपने पालतू चूहे के जरिए मॉरिस को एक नोट भेजता है जिसमें लिखा होता है, वेलकम बैक। कुछ समय बाद चार्ली नाम का एक नया कैदी जेल में लाया जाता है और उसे मॉरिस के बगल में रखा जाता है। दोनों की जल्दी ही दोस्ती हो जाती है और मॉरिस उसे अपने बाकी दोस्तों से भी मिलवाता है। इसी दौरान एक दिन वार्डन बिना बताए हर कैदी के सेल की चेकिंग करता है और जब वो डॉक के सेल में पहुंचता है तो वहां उसकी बनाई हुई ढेर सारी पेंटिंग्स देखकर हैरान रह जाता है। उसे ये देखकर हैरानी होती है कि समय के साथ डॉक की पेंटिंग्स और बढ़ती जा रही हैं, यहाँ तक कि डॉक ने वार्डन की भी एक पेंटिंग बना रखी होती है, जिसे देखकर वार्डन मुस्कुरा देता है। लेकिन जाने क्यों अगले ही दिन वार्डन गार्ड्स को आदेश देता है कि डॉक के सेल में मौजूद सारी पेंटिंग्स बाहर फेंक दी जाएं। वार्डन के इस फैसले ने डॉक को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया, क्योंकि वो अपनी पेंटिंग्स के सहारे ही जिंदा था और हर एक बनाई हुई पेंटिंग से बेहद प्यार करता था। एल्कट्राज में उसकी इकलौती खुशी यही थी जो अब उससे छीन ली गई थी। मॉरिस उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ पेंटिंग्स थीं, वो दोबारा भी बना सकता है, लेकिन डॉक इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाता। अगले दिन डॉक की हालत देखकर मॉरिस एक गार्ड से कहता है कि वो डॉक पर नजर रखे, क्योंकि वो बहुत परेशान लग रहा है और कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। लेकिन गार्ड उसे झिड़कते हुए अपने काम से काम रखने को कह देता है। कुछ समय बाद डॉक को भी मॉरिस के साथ कैंपर्ट्री के काम पर लगाया जाता है, जहां डॉक चुपके से मॉरिस की जेब में कुछ रख देता है। फिर अचानक वो एक गार्ड को बुलाता है और कैम्ब्रिज में इस्तेमाल होने वाली कुल्हाड़ी से अपनी 3 उंगलियां काट लेता है, ये कहते हुए कि जिन उंगलियों से वो पेंटिंग नहीं कर सकता उनकी उसे कोई जरूरत नहीं है।
इतना कहकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और गार्ड्स उसे पकड़ कर ले जाते हैं। मॉरिस तब देखता है कि डॉक ने उसके कोट में वही फूल रख दिया है जो उसने अपनी पेंटिंग में बनाया था, जैसे वो मॉरिस को बताना चाहता हो कि उसकी खुशी उससे छीन ली गई है। मॉरिस कटी हुई उंगलियां उठाकर एक डिब्बे में रखता है और गार्ड्स की तरफ देखकर कहता है कि ये जाकर अपने वार्डन को दे देना, वो इसे देखकर बहुत खुश होगा। अगले दिन मॉरिस अपने सेल में बैठा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि एक कॉकरोच एयर वेंट के अंदर घुस रहा है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि यहीं से बाहर जाने का कोई रास्ता जरूर होगा। अगले दिन डाइनिंग हॉल में वार्डन मॉरिस से पूछता है कि वो डॉग को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है, जिस पर मॉरिस शांत रहते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और इतना कहकर वो वापस अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाता है। वहीं उसकी मुलाकात जॉन से होती है और क्लैरेंस नाम के 2 भाइयों से होती है, लेकिन मॉरिस उनसे ऐसे बात करता है जैसे वो उन्हें पहले से जानता हो। दरअसल ये दोनों भाई किसी दूसरी जेल में पहले मॉरिस के ही गैंग का हिस्सा रह चुके थे। इसी वजह से अब ये तीनों मिलकर जेल से भागने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। चार्ली भी अल्कट्रस से भागने के बारे में सोचने लगता है। चार्ली मॉरिस से कहता है कि अगर वो कभी एस्केप का प्लान बनाए तो उसे भी जरूर शामिल करे। अगले दिन मॉरिस, चार्ली, जॉन और क्लैरेंस की एक सीक्रेट मीटिंग होती है, जिसमें मॉरिस उन्हें बताता है कि हर सेल का एयर वेंट सीधे ऊपर छत पर खुलता है, और दूसरी अहम बात यह है कि खारे पानी से घिरे समुद्र की वजह से जेल की दीवारें धीरे धीरे कमजोर हो चुकी हैं। वो उन्हें ये भी बताता है कि उसके पास एक नेल कटर है और उसने खुदाई का काम पहले ही शुरू कर दिया है। अगर वो धीरे धीरे खोदकर एक छोटा सा टनल बना ले और छत तक पहुंच जाए तो वहां की सिचुएशन देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि यहाँ से एस्केप कैसे किया जा सकता है। तब जॉन सवाल करता है कि अगर रात को गार्ड्स को पता चल गया कि तुम अपने सेल में नहीं हो तो क्या उन्हें शक नहीं होगा? तभी क्लैरेंस बताता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास है। वो कहता है कि जेल में उसका पहचान का एक बार्बर है जो कैदियों के बाल काटता है और वही हमें बाल सप्लाई कर सकता है। उन्हीं बालों से हम एक डमी हेड बनाएंगे और उसे बेड पर लिटा देंगे, जिससे अगर हम दीवार में बनी टनल से निकलकर छत पर भी पहुंच जाएं, तब भी गार्ड्स को कोई शक नहीं होगा, क्योंकि उन्हें हमारे सेल में सोते हुए नकली सिर दिखाई देंगे। लेकिन सवाल अब भी यही था कि जेल से बाहर निकलने के बाद समुंदर को कैसे क्रॉस किया जाए। इस पर मॉरिस जॉन से कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए, क्योंकि जॉन क्लोथिंग डिपार्टमेंट में काम करता है, जहां पुलिस ऑफिसर्स के लिए बनाए गए रेनकोट मिलते हैं। वो कुछ रेनकोट चुरा कर दे दे, जिनसे वो एक ट्यूब बोट और लाइफ जैकेट बना सकते हैं और समुंदर पार कर सकते हैं। इस पर चार्ली भी आगे बढ़कर कहता है कि उसे भी कोई काम दिया जाए ताकि वो भी प्लान में मदद कर सके। तब मॉरिस उसे जिम्मेदारी देता है कि जब वो वेंटिलेशन की ग्रिल खोदे तो चार्ली पहरा देगा, और जब चार्ली खोदेगा तो मॉरिस गार्ड बनेगा। मॉरिस का प्लान सबको पसंद आता है और उसी रात से काम शुरू हो जाता है। लेकिन दीवार खोदने के लिए नेल कटर बहुत छोटा था, जिसे इस्तेमाल करने में मॉरिस को काफी जोर लगाना पड़ता था और दीवार तोड़ना बेहद मुश्किल हो रहा था। अगले दिन खाने की टेबल पर मॉरिस अपने दोस्तों से कहता है कि खुदाई के लिए उसे किसी बड़े टूल की जरूरत है, क्योंकि नेल कटर से दीवार घिसना बहुत मुश्किल है। तभी उसकी नजर अपने हाथ में पकड़े स्पून पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जानबूझकर स्पून को अपने जूते से रगड़कर गंदा कर देता है और फिर गार्ड को बुलाकर कहता है कि स्पून डर्टी है, उसे दूसरा स्पून चाहिए। बाकी कैदी भी गार्ड से अपने स्पून्स बदलने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। गार्ड को इसमें कुछ सस्पिशियस नहीं लगता और वो तुरंत स्पून्स बदलने की इजाजत दे देता है। इसके बाद वो उस टेबल की तरफ जाता है जहां एक और सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है, लेकिन जैसे ही वो टेबल पर रखे स्पून बदलने लगता है, जॉन वहां मौजूद गार्ड को बातों में उलझा लेता है, जिसका फायदा उठाकर मॉरिस एक की जगह 2 स्पून्स उठा लेता है और एक स्पून्स अपनी जेब में छुपा लेता है। फिर वो सीधे अपने सेल में लौट जाता है। रात को इंग्लिश जब उसे बुक्स देने आता है तो मॉरिस उससे पूछता है कि क्या यहाँ वेल्डिंग का कोई इक्विपमेंट मिलेगा। इंग्लिश समझ जाता है कि मॉरिस के दिमाग में अब भी एस्केप का भूत सवार है। वो उसे समझाते हुए कहता है कि वो पहले भी बता चुका है कि उसकी कोशिश बेकार जाएगी, क्योंकि वो पकड़ा जाएगा और शायद अपनी जान भी गंवा देगा। इंग्लिश कहता है कि इतने सालों में उसके मन में कभी भागने का ख्याल नहीं आया, क्योंकि वो जानता है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मॉरिस की जिद के आगे वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो बस इतना कहता है कि कोशिश कर लो। और अगले दिन वो लिटमस से मैच स्टिक्स मांगता है और बदले में उसे वादा करता है कि अगर वो मदद करेगा तो वो उसके चूहे को अपने हिस्से का खाना रोज दिया करेगा। उस रात लिटमस खुशी खुशी इस डील को मान लेता है, क्योंकि उसे अपने चूहे से बहुत लगाव था, और उसी रात वो मॉरिस को मैच स्टिक्स पास कर देता है। मॉरिस नेल कटर के एक हैंडल को निकालकर उसे एक छोटा सा स्पेड बनाने के लिए इस्तेमाल करता है।
फिर अपने टूटे हुए चम्मच को हैंडल से जोड़कर दोनों को अच्छी तरह वेल्ड करता है और एक नुकीला टूल तैयार कर लेता है। इसके बाद वो वेंटिलेशन के चारों ओर खुदाई शुरू करता है, जबकि चार्ली पहरा देता है कि अगर कोई गार्ड पास आया तो तुरंत सीटी बजाकर मॉरिस को सिग्नल दे। लेकिन पहरा देते देते चार्ली की नींद लग जाती है और उसी समय एक गार्ड वहां पहुंच जाता है। किस्मत से इंग्लिश ने सही वक्त पर बीच में आकर गार्ड का ध्यान भटका दिया और चार्ली की भी आंख खुल जाती है। टेंशन में चार्ली सीटी बजा भी नहीं पाता और कोई चीज गिरा देता है, जिसे मॉरिस समझकर वेंटिलेशन को कवर करके अपने बेड पर लेट जाता है। गार्ड को ठंडक पहुंचती है और वो चला जाता है। इसके बाद मॉरिस वेंटिलेशन के चारों ओर लगी कंक्रीट निकाल देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ग्रिल के साथ स्क्रूज भी घुसे हुए हैं, जिन्हें काटने के लिए शार्प टूल चाहिए। जब भी उसे मौका मिलता वो गल से निकली सीमेंट को चुपचाप बाहर फेंक देता है। अगले दिन कारपेंटरी का काम करते हुए मॉरिस एक मेटल पीस उठाता है जो चाकू जैसी शार्प थी, लेकिन चार्ली उसे चेतावनी देता है कि मेटल डिटेक्टर से बचकर इसे बाहर कैसे ले जाएगा। मॉरिस कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि वो सब देख लेगा। जब मॉरिस बाहर जाता है तो डोर पर मेटल डिटेक्टर बजने लगता है। गार्ड पूछता है, ये क्यों लेके जा रहे हो? मॉरिस कहता है कि इसे कपड़े टांगने के लिए यूज करूंगा। गार्ड कहता है, ज्यादा होशियार मत बनो, और मेटल छीनकर मॉरिस को पूरी तरह चेक करके जाने देता है। लेकिन असल में मॉरिस ने 2 मेटल पीसेस चुराए थे, एक हाथ में और दूसरा शूज में छुपा रखा था। उसी शार्प मेटल से वो ग्रिल काट देता है। अब आती है बारी गार्ड को चकमा देने के लिए डमी हेड बनाने की, जिसके लिए चारों अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। चार्ली गार्ड से थोड़ी पेंट मंगवाता है, कहता है कि उसे आर्ट बनाने का शौक है। मॉरिस होल से निकले कंक्रीट को पीस कर पाउडर बनाता है। जॉन नाई की दुकान से बाल इकट्ठा करता है और क्लैरेंस लाइब्रेरी से पुरानी किताबें लाता है। सारी चीजें इकट्ठा होने के बाद मॉरिस पानी और पुराने मैगजीन्स का इस्तेमाल करके डमी हेड बनाता है। ऊपर पेंट और फेक हेयर लगाकर बिल्कुल रियल दिखने वाला सिर तैयार करता है। साथ ही मॉरिस कार्डबोर्ड भी तैयार करता है ताकि कोई शख्स अंदाजा ना लगा पाए कि दीवार में टनल बनी है। एक रात मॉरिस अकेले ऊपर जाने का फैसला करता है। उसने डमी हेड को बेड पर रखा और उसे कंबल से ढक दिया। फिर नकली कार्डबोर्ड लेकर टनल से बाहर निकलता है। वो पाइप्स पकड़कर धीरे धीरे छत पर चढ़ता है, जबकि चार्ली नीचे पहरा दे रहा होता है। छत पर पहुंचने के बाद मॉरिस देखता है कि ऊपर एक लेज़्ड है जिस तक वो कूद भी नहीं सकता। तभी एक गार्ड आता है और चार्ली से पूछता है कि इतनी देर रात तक पेंट क्यों कर रहे हो और तुम्हारा दोस्त मॉरिस इतनी जल्दी क्यों सो गया? चार्ली डरते हुए कहता है कि सर, आज मॉरिस कैंपट्री के काम से थक गया था, इसलिए जल्दी सो गया। तभी गार्ड की लाठी नीचे गिर जाती है। उठाते समय उसे मॉरिस के बाल अजीब दिखते हैं। चार्ली डर के मारे कांपने लगता है कि आज तो काम से गए। गार्ड सीधे मॉरिस के सेल में हाथ घुसाकर उसके बाल टच करता है। मॉरिस मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या हुआ सर, मेरे बाल इतने खूबसूरत हैं क्या? लकीली और सही वक्त पर मॉरिस नीचे आकर बेड पर लेट गया था। अगले दिन मॉरिस अपने साथियों को बताता है कि छत पर एक रास्ता है, लेकिन उसे एक मजबूत ग्रिल से बंद किया गया है और वो जगह काफी ऊंचाई पर है। उसे एक और साथी की मदद चाहिए थी। तब जॉन कहता है कि उसने अपना वेंट पूरी तरह खोद लिया है और आज रात वो भी वहां पहुंच जाएगा। दोनों मिलकर ग्रिल को खोलेंगे। उसी रात मॉरिस और जॉन अपने वेंट्स के जरिए छत पर पहुंच जाते हैं। जॉन मॉरिस को उठाता है और मॉरिस ग्रिल पकड़ लेता है। जॉन देखता है कि लोहे का ग्रिल बहुत मजबूत है और पूरी तरह से वेल्ड किया गया है। इसे खोलने का एक ही तरीका है, ड्रिल मशीन से काटना। अगले दिन म्यूजिक क्लास में सभी अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे होते हैं। मॉरिस की नजर वहां रखे छोटे पंखे पर पड़ती है और उसे लगता है कि वही इस्तेमाल करके वो ड्रिल मशीन बना सकता है। वो चार्ली से कहता है कि किसी तरह इस पंखे को छुपा दो। चार्ली आसानी से पंखे को अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रख देता है। जब चार्ली बाहर आता है, गार्ड्स बॉक्स चेक करते हैं, लेकिन पंखा दिखाई नहीं देता और उसे जाने दिया जाता है। मॉरिस पंखे को लेकर काम शुरू करता है और कई घंटों की मेहनत के बाद उस छोटे पंखे से ड्रिल मशीन तैयार कर लेता है। उस रात मॉरिस और चार्ली छत पर जाकर ग्रिल की लोहे की रॉड्स को ड्रिल मशीन से काटने लगते हैं। ड्रिल की आवाज इतनी तेज थी कि गार्ड्स ऊपर आने लगते हैं, लेकिन तब तक मॉरिस ने एक रॉड काट दी थी और आवाज बंद हो गई। आवाज बंद होने के बाद गार्ड्स ने नजरअंदाज कर दिया और वापस चले गए। अब चारों एस्केप के लिए अपने रास्ते खोल चुके थे। इसी तैयारी के साथ मंगलवार की रात को ये चारों दुनिया की सबसे सिक्योर जेल अल्कट्रस से भागने वाले थे, जहां अब तक कोई नहीं बच पाया था। अगले दिन उनकी मीटिंग मूवी हॉल में होती है।
जहां सभी मूवी देख रहे होते हैं। मॉरिस जॉन और क्लैरेंस से पूछता है कि क्या उनका वेंट तैयार है और रेनकोट्स के क्या हाल है। जॉन और क्लैरेंस बताते हैं कि सब रेडी है, डमी हेड भी तैयार है, बस अब सही समय का इंतजार है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान मॉरिस ने डॉग के दिए हुए फूल को टेबल पर रखा। वार्डन ने जब देखा तो वो फूल मसल देता है। ये देखकर लिटमस को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये फूल डॉग का फेवरेट था और डॉग मर चुका था। लिटमस गुस्से में वार्डन पर हमला करने जाता है, लेकिन उसी समय लिटमस को अचानक हार्ट अटैक आता है और वो नीचे गिर पड़ता है। मॉरिस को वार्डन पर बहुत गुस्सा आता है और उसी रात चारों बच निकलने का फैसला करते हैं। मॉरिस आधी रात का इंतजार कर रहा होता है ताकि गार्ड्स का पहरा थोड़ा कमजोर हो जाए। तभी मॉरिस के सेल में इंग्लिश उसे कुछ बुक्स देता है। मॉरिस उससे कहता है कि आखिरी बार हाथ मिलाना चाहता हूँ। इंग्लिश समझ जाता है कि मॉरिस ने एस्केप का फाइनल प्लान पक्का कर लिया है और चुपचाप चला जाता है। लेकिन फिर जो होता है उसे मॉरिस बिल्कुल नहीं सोचा था। वार्डन अचानक उसके सेल को चेक करने आता है, जैसे किसी ने उसके प्लान के बारे में बता दिया हो। मॉरिस बहुत घबरा जाता है क्योंकि इतने महीनों की मेहनत पर पानी फिरने वाला था। वार्डन ने मॉरिस के सेल के हर कोने की पूरी जांच करने का हुक्म दिया। गार्ड्स ने मॉरिस के सेल की हर चीज चेक की, लेकिन मॉरिस कोई आम कैदी नहीं था। उसने कोई साधारण योजना नहीं बनाई थी, बल्कि एकदम साफ और परफेक्ट प्लान बनाया था। यहाँ तक कि जब गार्ड्स ने उस जगह से सूटकेस हटा दिया जहां मॉरिस ने सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता बनाया था, तब भी कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि मॉरिस ने पहले ही वहां नकली कार्डबोर्ड फिट कर दिया था जो दीवार में पूरी तरह छुपा हुआ था। जब वहां कुछ नहीं मिला तो वार्डन और गार्ड्स चले गए, लेकिन एक गार्ड ने कहा, मॉरिस और चार्ली रात भर बातें करते रहते हैं, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। वार्डन बोला, ठीक है, कल मॉरिस का सेल बदल दो। अगले दिन ब्रेकफास्ट के समय वुल्फ फिर मॉरिस को धमकाता है, आज रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। मॉरिस अपने साथियों से कहता है, ये गधा सही कह रहा है, आज रात वाकई मेरी आखिरी रात हो सकती है। लेकिन दोपहर में ही वुल्फ मॉरिस पर चाकू से हमला कर देता है। तभी इंग्लिश बीच में आकर वुल्फ को रोकता है। इंग्लिश मॉरिस की मदद करना चाहता था, चाहे वो सफल हो या नहीं। उस रात मॉरिस, जॉन, क्लैरेंस और चार्ली वेंट के रास्ते छत पर मिलने का फैसला करते हैं। चार्ली शुरुआत में तैयार होता है, लेकिन अकेले बैठते ही घबरा जाता है। डर की वजह से वो प्लान में शामिल नहीं होने का फैसला कर लेता है। बाकी तीन साथी वेंट के रास्ते छत तक पहुंच जाते हैं। वे चार्ली का इंतजार करते हैं, लेकिन जब वो नहीं आता तो आगे बढ़ जाते हैं। तीनों सर्च लाइट से बचते हुए बिल्डिंग के एंड तक पहुंचते हैं। उधर चार्ली का हौसला लौटता है और वो भी छत पर पहुंच जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अकेले होने की वजह से वो दरवाजे तक नहीं पहुंच पाता। डर ने उसकी आजादी छीन ली। दूसरी तरफ तीनों पाइप 4 से लटक कर नीचे उतरते हैं। टावर में बैठे गार्ड्स की निजेंटमेंट की नजरों से बचते हुए जेल की आखिरी दीवार तक पहुंचते हैं। फिर वे बारी बारी फेंस पर चढ़कर जेल से बाहर निकल जाते हैं। तीनों दौड़ते हुए समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। वहां रेनकोट निकालकर मुंह से हवा भरना शुरू करते हैं। इसमें बहुत समय लगता है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। आखिरकार ट्यूब बोट पानी में डाल दी जाती है और इस तरह तीनों दुनिया की सबसे सिक्योर जेल एल्काट्राज को मात देकर भाग निकलते हैं। अगली सुबह गार्ड हर सेल चेक करता है। चार्ली अपने सेल में खड़ा खुद को कोसता है, काश कल रात हिम्मत जुटा पाता। गार्ड मॉरिस के सेल में आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। गुस्से में वो सेल खोलकर मॉरिस को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सिर नीचे गिर जाता है। गार्ड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मॉरिस बेड पर डमी हेड छोड़ चुका था। पूरे अल्काट्राज में सायरन बजने लगते हैं। जेल और समुद्र हर जगह सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। वार्डन को लगता है शायद वे डूब गए होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था वे बच चुके हैं। तभी वार्डन को डॉग का वही फेवरेट फूल मिलता है। मॉरिस ने बदला भी पूरा कर लिया था। इमेज बचाने के लिए रिपोर्ट लिखी जाती है। तीनों डूबकर मर गए, लेकिन किसी ने इस कहानी पर भरोसा नहीं किया। मॉरिस पूरी दुनिया में अल्काट्राज तोड़ने वाला जीनियस बन गया। 1 साल बाद अल्काट्राज जेल बंद कर दी गई और इसी के साथ ये सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म खत्म होती है।